पीएमसी हिंदी के सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, आत्मा सर्वशक्तिमान है। वो एक शरीर के माध्यम से अनुभव लेती है। वो अपना पहले से ही डिसाइड कर आती है कि मैंने अपने जीवन में ये चैलेंजेस लेने हैं और मैंने ये लेसन्स सीखने हैं। चाहे वो दुख भरे हों या प्रेम भरे हों, संघर्ष हो उनमें या उत्सव हो, वो हर तरह का अनुभव लेती है। तो आइए हम आप आज एक पिरामिड मास्टर जो कि मुंबई से थे, अब वो आजकल जोधपुर में हैं, सचिन शर्मा जी, हम उनका स्वागत करते हैं। सचिन शर्मा जी, आपका स्वागत है आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सचिन शर्मा जी पेशे से सीएस हैं। वो स्वयं भी ध्यान करते हैं, औरों को भी ध्यान कराते भी हैं, सिखाते भी हैं और लोगों को एजुकेशन भी देते हैं, पढ़ाई भी सिखाते हैं और ध्यान भी सिखाते हैं। तो चलिए उन्हीं से ही सुनते हैं, उनकी जुबानी। यस मैम। सचिन जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन की जो यात्रा है हमारे जन्म के साथ शुरू होती है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका जन्म किस परिवार में हुआ, कहाँ पर हुआ, आपके माता पिता कौन थे, परिवार में कौन कौन था? मैं मुंबई में पैदा हुआ, साइन हॉस्पिटल में। साइन करके मुंबई में एक जगह है, साइन हॉस्पिटल में मैं पैदा हुआ। मेरे फादर का नाम हुकुमचंद शर्मा है, मेरी मम्मी का नाम तारा शर्मा है। मेरा एक छोटा भाई है, हितिन शर्मा है उसका नाम। और मतलब मैं 1981 22 अगस्त को मेरा बॉर्न है और सैटरडे का दिन था और कहते हैं कि गोकुल अष्टमी थी उस दिन। तो गोकुल अष्टमी तो मुझे सब लोग खाना करके कहते थे बचपन में। तो खाना जी आए हैं घर पे और मैं सच में बहुत सुंदर था जब मैं पैदा हुआ था। तो आई वॉज सो क्यूट एंड सो ब्यूटीफुल कि मतलब सब लोग बहुत प्यार करते थे मेरे से। ऐसा डॉल होता है ना, वैसा मुझसे सब लोग बहुत प्यार करते। मुझे अभी भी याद है कि मैं एक एक कौवे की स्टोरी बोलता था कि एक कौवा था, उसको प्यास लगी, उसने उसमें उसने पत्थर चुने और पानी में डाले और पानी ऊपर आया और कौवे ने पानी पी लिया, उसका प्यास बुझ गई और वो उड़ गया। मैंने ये कहानी एक-एक जन मुझसे कम से कम 20-20 30-30 बार बोलता, मुझसे मुझसे बुलवाते थे। मुझे वो अभी भी याद है कि हाँ, मैं वो सब कुछ बोलता था। आई थिंक मैं 2 साल का या जस्ट बोलना शुरू किया था मैंने, बस मुझे वही याद है। और उसके बाद मीन्स हम लोग साइन में 3 साल रहे थे। फिर साइन से फादर एम्बुलेंस में ड्राइवर थे, तो फादर का साइन से हुलुंड में वीर सावरकर हॉस्पिटल है, वहाँ पर पापा को मतलब बस सर्वेंट क्वार्टर्स मिला था। तो हम लोग 1984 से 1997 तक हम वहाँ पर सर्वेंट क्वार्टर्स में रहे थे। तो मेरा स्कूलिंग भी मुंबई में हुलुंड में ही हुआ, सैमसन इंग्लिश हाई स्कूल से। और बहुत अमेजिंग था वो सब, वो वाला टाइम भी। आपको आपके माता पिता से प्यार मिला बहुत, जैसा कि आप बता रहे हैं। बहुत। आपको उनके साथ साथ वो कुछ भक्ति भाव रखते थे या पाठ पूजा करते थे? हाँ, आपका उनके प्रति लगाव था? आपको क्या इंटरेस्ट था उनके मुझे प्रति? आरती बहुत अच्छा लगता था। जब हम आई थिंक मैं 6th स्टैंडर्ड में था, तब हमारे घर पे पहली बार गणपति बप्पा आए थे। हम लोग वो 5 डेज़ के लिए गणपति लाए थे घर पे। आई थिंक पहली बार 1.5 दिन के लिए लाए थे, क्योंकि हमें पता नहीं था कि क्या-क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो स्पीकर में कैसेट्स लगाई थी। वो टाइम मैडम कैसेट्स आते थे, सीडी-वीडी नहीं था वो टाइम पर। तो कैसेट्स लगाते थे डेक पे और फिर हम लोग आरती लगाते थे। तो मुझे लगा यार, आरती तो कम से कम बोलना आना चाहिए। ये सब तो सीखना चाहिए हमें। तो नेक्स्ट ईयर से मैंने बोला कि मम्मी ये सब स्पीकर में ही लगाएँगे, अपन आरती खुद बोलेंगे। सीख लेंगे और बोलेंगे। तो मैडम वो आरती सीखने का जो जोश था मुझे तो बोला नेक्स्ट ईयर तक मुझे सब आरती आनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पे गणेश मंदिर था, जहाँ पे रोज़ आरती होती थी।
तो मैं वहाँ पे कंपल्सरी पहुँचता था आरती के टाइम पर और रोज़ आरती सुन के वहाँ से बोलना शुरू किया मैंने और 1 साल में मुझे सब आरती आ गई। तो दिस इज़ हाउ मुझे बहुत अच्छा लगता था और आरती गाने में, बोलने में जो मज़ा आता था मुझे, हुँ, हुँ। वो एक अलग ही था। तो वो सब हुआ मैम। हाँ, वो आपको कंठस्थ हो गई और आपने हाँ, अपने एकदम। आप ही वो एकदम रट्टा हो गई पूरी एकदम। हाँ, हाँ। तो कभी आप उस आरती के साथ जुड़े भी या सिर्फ़ बोलने-बोलने तक रहे? वो आरती का मतलब क्या है, वो सब कुछ पता ही नहीं था। नहीं, बट उसकी अनुभूति जो होती है, जैसे कोई आनंद की अनुभूति महसूस की हो कभी? आनंद की अनुभूति ऐसा कुछ ऐसा नहीं नहीं है, था, बस सिर्फ़ ये खाली है वो कि करनी बोलना है। था बस। हाँ, और वो हाँ। बोलने में एक अच्छा एनर्जी लगता था, पूरा बॉडी वाइब्रेट होती थी। हाँ, हाँ। बस वो मूवमेंट अच्छा लगता था, तो वो इसलिए आरती बोलता था। हुँ, हुँ। इसके बाद जैसे आपका कोई बचपन का स्वभाव हो, आपको क्या चीज़ खेलना पसंद था बचपन या में कोई और ड्राइंग रूम या कोई और एक्टिविटी पसंद हो बचपन से? आपका स्वभाव कैसा था? मेरा स्वभाव नॉर्मल ही था। मुझे कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं था, मैं किसी चीज़ में स्मार्ट था या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ना मुझे पढ़ाई-लिखाई में कभी मैंने आई थिंक 6th स्टैंडर्ड तक कभी मैं पास भी नहीं हुआ, प्रमोट ही हुआ हूँ। और मैंने कोई स्पोर्ट्स में मैं आगे था। तो मेरे डैडी मेरे को पहले बचपन में तो बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने देखा ना मैं पढ़ाई में आगे हूँ, ना मैं स्पोर्ट्स में आगे हूँ, बच्चा क्या करेगा बड़ा होके? तो उनको मेरे लिए बहुत था कि यार ये कहाँ क्या गधा आ गया मेरे मेरे घर में, कोई स्मार्ट सा बच्चा आना चाहिए था। तो मैं भी अपने आप से बहुत डिप्रेस होता था कि यार मेरे में क्या है, मैं क्या करूँ? तो खेलता भी था तो मतलब ऐसा कुछ क्वालिटी नहीं थी मेरे में, हम लोग क्रिकेट खेलते थे, तो ऐसा कुछ बॉलिंग या बैटिंग या फील्डिंग तो मेरे में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी जो बाकी लोगों में होती है, ऐसा मेरे में ज़रा भी नहीं था। तो मेरे पापा बहुत डिप्रेस होते थे कि यार ये कैसा, ये क्या करेगा ये? तो मैं तब आप वैसा क्या था। फ़ील करते थे? मैं कुछ नहीं करता था। मैं पापा बोलते हैं वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। मेरे को तो बस खाली जो चल रहा है लाइफ़ है चलने दो बस। किसी न किसी पर्पज़ के लिए तो मैं आया हूँ और वो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा अपने साथ। हुँ, हुँ, तो हुँ। ये सोच के मैं आगे बढ़ता था मैं। सचिन जी, जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि आपको कुछ ख़ास फीलिंग्स नहीं थी। भई आप ना पढ़ाई में ज़्यादा थे, ना खेलने में ज़्यादा थे। तो आपकी कौन से ऐसे समय में आपको वो फीलिंग महसूस हुई कि हाँ, कुछ तो है? या आपने कब महसूस किया? कुछ तो है। मैंने फीलिंग क्या होती है मुझे पहली बार मालूम पड़ा जब मैं 5 साल का था। हुँ, जभी भी मैं मेरे अलीगढ़, मेरी नानी का घर है वहाँ पर, हुँ, जभी भी हम मुंबई से अलीगढ़ जाते थे तो मेरी 7 मौसियाँ हैं, 3 मामा हैं, तो बहुत बड़ी फैमिली थी वहाँ पर। तो जभी भी मैं जाता था सब लोग मुझे गले लगा लेते जब मैं छोटा था। तो जब मैं बड़ा हुआ मैम, तब वो जो ग्लोनेस और चार्मनेस जो खुशी-खुशी वाला था वो मैं नहीं था। उसके बाद मैंने देखा यार जब मैं अभी आया हूँ, अभी कोई मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है ठीक से? वो पहले मतलब पहले के मैं तो वही सचिन हूँ, तो मुझे कोई ठीक से बात क्यों नहीं कर रहा है मेरे से, मुझे समझ में नहीं आया। तो मतलब जैसे लास्ट ईयर मुझे इतना इम्पोर्टेंस देते थे, अभी उतना इम्पोर्टेंस क्यों नहीं मिल रहा है मुझे? मैं बहुत बहुत क्यूरियस था कि यार ये क्या हो रहा है करके। तो मैंने पापा को पूछा कि पापा मेरे को देख कोई अभी ढंग से बात नहीं कर रहा है। तो पापा ने मुझे बोला कि बेटा अब तू है ना बड़ा हो रहा है। तो पहले जब तू छोटा था तब लोग तेरे साथ खेलते थे, अब तू खेलने वाला नहीं है। तो इसीलिए मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ये नेचर, लोगों का नेचर चेंज होता है मैंने पहली बार देखा, फ़ील किया फ़ील आपने? किया कि यार ऐसा चेंज होते हैं लोग। हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ, मुझे लगा ही नहीं था कि लोग चेंज भी होते हैं। तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि यार ये ऐसी चीज़ मार्केट में होती है कि लोग चेंज होते हैं। हुँ, हुँ, तो पहली बार ऐसा नेचर के बारे में मालूम पड़ा मैम। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब कि आप घर में बड़े थे, तो सबको एक खिलौने जैसा चीज़ वो अट्रैक्ट हाँ, होते थे और आपसे प्यार करते थे, यस मैम। क्योंकि ठीक मम्मी है? मम्मी सबसे बड़ी थी और मम्मी डैडी सबसे सबसे बड़े थे। हाँ। तो मम्मी की शादी हुई होने के बाद में जो मम्मी की 6 बहनें हैं, मेरी मौसियाँ हैं, तो वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे। हुँ, हुँ, 3 मामाएँ थे मेरे, तो वो लोग भी बहुत प्यार करते थे मुझसे। तो दिस इज़ पहला बच्चा था मैं घर में, तो बहुत इम्पोर्टेंस मिलता था मैम। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो फिर इम्पोर्टेंस कैसे जाता है ना, वो मुझे पहली बार देखा कि हाँ फ़ील यार। किया आपने उस हाँ, चीज़ को, सही में। ठीक है? बट आपकी मैच्योरिटी लेवल था, तभी आपको वो फ़ील भी सामने आया।
यस। तो आप हाँ, जो अपने आप को महसूस कर रहे थे कि हाँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता या कुछ भी नहीं करता, ऐसा नहीं था। फीलिंग्स तो हाँ, थी आपकी। थी। तो आपकी स्कूलिंग कैसे गई? स्कूलिंग मतलब मैं स्कूल में भी मैं पढ़ता नहीं था। पढ़ता था लेकिन समझ में नहीं आता था। तो मुझे मतलब मेरे क्वेश्चंस जो थे वो टीचर्स को समझ में नहीं आते थे। बेसिकली ये था, ज्योग्राफी की टीचर थी। आई थिंक मैं 6th में था तो मैंने ज्योग्राफी के टीचर को बोला था कि मैम ये जो ग्लोब है अर्थ का, हम लोग अर्थ के अंदर रहते हैं कि अर्थ के ऊपर रहते हैं? तो टीचर ने मुझे बोला कि व्हाट काइंड ऑफ ए फुलिश क्वेश्चन इज दिस, गेट आउट ऑफ द क्लास। तो मैं बोला कि यार क्या मैंने कुछ गलत बोला, मैंने क्या बोला करके। तो मैं उसके बाद मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे थे ऐसे ही, तो मुझे मैम ने मारा था या निकाल दिया था क्लास में से। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरा पूछने का टाइम नहीं है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है ठीक से। हुँ, तो हुँ। मैंने क्वेश्चंस पूछना ही बंद कर दिया, मैं कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछता था। अब जब मैम आप क्वेश्चंस नहीं पूछोगे, आप जो है उसको ऐसे ही लेते जाओगे, हुँ, तो हुँ। आप क्यों कैसे खुश रहोगे आप? हुँ, क्योंकि हुँ। इंग्लिश मीडियम में डाला था मम्मी पापा ने मुझे, हुँ, हुँ। और मम्मी पापा को खुद इंग्लिश नहीं आता था। हुँ, मम्मी हुँ। हिंदी मीडियम में थी और मुझे इंग्लिश पढ़ाते थे। हुँ। तो मैं पूछता था कि यार मुझे क्यों डाला? और कोई तो नहीं पढ़ रहा था, पापा पढ़ रहे हैं ना आप पढ़ रहे हो, तो मुझे क्यों डाला आपने? मुझे भी हिंदी में डालना थे। हुँ, हुँ। तो ऐसा था मैम कि मुझे समझ में नहीं आता था पढ़ना क्यों है। हुँ, हुँ। 6 स्टैंडर्ड तक मैं फेल ही हुआ, प्रमोट ही हुआ। उसके बाद मैंने एक अच्छी ट्यूशन टीचर मिली, तो उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। हुँ। तो आई थिंक जब मैं 6th में जब आया था, 6th में जब हमारे स्कूल के यूनिट टेस्ट आए थे मैम, तब पहली बार मैं सब सब्जेक्ट में पास हुआ था। अच्छा, तो अच्छा। मुझे वो देख के इतना अच्छा लगा, यार मैं पास हो सकता हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। मैं वहाँ से मुझे ऐसा लगा, अपने को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। तो फिर वहाँ से मुझे ठीक लगा मैम। हुँ, हुँ। तो आपकी जो टीचर थी, हाँ, आपके लिए एक नया रास्ता खोलने वाली बनी हाँ, यस और मैम, आपको एनकरेज भी किया, बहुत। सपोर्ट भी करा हाँ, और आपको ऊपर भी उन्हीं के माध्यम से आप ऊपर उठे। हाँ, मुझे आज भी उनका नाम याद नहीं है, हम लोग उनको आंटी बोलते थे। हुँ, हुँ, हुँ। कि आंटी प्लीज़, उनकी 2 बेटियाँ हैं, शाइमोल और शीजा, उनकी मम्मी थी वो। हाँ, हाँ, हाँ। तो वहाँ से ही मुझे पढ़ाई कर कैसे करना है वो मालूम पड़ा। तो उसके बाद से आपका शौक पढ़ाई में बढ़ना शुरू हो गया। हाँ, हुँ, क्योंकि हुँ। वो मेरे सवाल के आंसर्स देते थे। आपके जो सवाल थे, हाँ, आपको आगे जाके उनके आंसर्स मिले क्या कभी? हाँ, पत्री सर ने बताया। अच्छा। अच्छा, अच्छा, हाँ। अच्छा। ठीक है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हुँ, हुँ। या तो आपकी पढ़ाई आगे कहाँ तक, कब तक चली? मैम, मैं 10th में फ़ेल हो गया था। तब जब 10th में फ़ेल हो गया, तब मैंने मम्मी-पापा को रोते हुए देखा कि घर पे मेरी वज़ह से रो रहे हैं वो लोग। तब मैंने देखा यार कुछ तो मैं कर सकता हूँ ऐसा नेक्स्ट ईयर तक कि वो लोग कम से कम रोए ना। हुँ, तो मैंने तो रियलाइज़ किया कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। हुँ, अभी से मुझे पढ़ने को एटलीस्ट मैं कर सकता हूँ मैं, और हुँ, मैं तब से पढ़ाई चालू करना शुरू किया। मैंने भी यार थोड़ा तो पढ़ना चाहिए। मेरा एक फ्रेंड था, चेतन जादवानी, वो स्कूल में रैंक 1 आता था। मैं उसको पूछता था, यार तू कैसे पढ़ाई करता है? तू क्या करता है यार? तो उसने मुझे बताया, मैं उसको पूछा कि शायद चेतन तूने कॉमर्स लिया है, मैं कॉमर्स ले सकता हूँ क्या? तो उसने मुझे बताया कि सचिन बहुत ईज़ी है, अकाउंट्स है, हुँ, हुँ, इकोनॉमिक्स है, जो सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट्स हैं, तू ले ले और अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँगे तेरे। जैसा मैं बोलता हूँ वैसे पढ़ते रहे और तुझे 100% आएँगे। तो वो तो 10th में 88% वाला था, उसको तो बहुत अच्छा कॉलेज मिला। हुँ, हुँ, मुझे तो बहुत मतलब ऐसा वैसा ही कॉलेज मिला। मैं जो 10th में 2 मार्कशीट में पास होता है, हुँ, उसको हुँ, कौन-सा कॉलेज मिलेगा? तो मैं उस कॉलेज में गया था, जहाँ पे टीचर्स भी सही नहीं थे। तो चेतन कौन से क्लासेस में गया था, मैंने वो देखा, यार तू कौन से क्लासेस में गया था? तो मैंने भी वही कोचिंग क्लासेस जॉइन किया और वहाँ पर भी मैं पढ़ता था। तो मैं मतलब सब जब फर्स्ट डे थी क्लास की, जब सर ने बोला कि कितने जन मेरिट में आए हैं, तो 10 लोगों ने हाथ उठाया। कितने जन मोर देन 90% है, तो 30-40 जनों ने हाथ उठाया। मोर देन 80% कितने हैं, तो 50-60 लोगों ने हाथ उठाया। मैं बोला यार कहीं मुझे पूछ ना ले कि मुझे कितना परसेंट आया, तो मैं तो 35% था मेरा, मैं हुँ, क्या बोलूँगा मैं। हुँ, तो हुँ, मुझे बहुत डर लगता था यार। तो मैम वो टाइम पर मैंने ना मैं किसी से बात करता था, ना कुछ बोलता था, चुपचाप बैठ के सर जो सिखा रहे हैं वो सुनता था। और
आगे बढ़ता गया मैम। पहली बार 12th में जब पास हुए मैम, तब मुझे 60% आया था। अकाउंट्स में 100 में से 95 आया था। वाह। इकोनॉमिक्स में 79 आउट ऑफ 100 आया था। लैंग्वेजेस मेरे बहुत वीक थे, तो 43 और 47 लैंग्वेजेस में, तो मेरे परसेंटेज पूरे नीचे चले गए नीचे थे। चले गए। तो ऐसा हुआ था। तो मतलब जब मैंने वो रिजल्ट देखा था मेरा मैम, तो मुझे बहुत अंदर से ऐसा आया था कि यस, आई हैव, मैं, मेरे में कुछ तो है। तो मेरे मार्क्स, मेरे फ्रेंड जो चेतन के मार्क्स थे अकाउंट्स के और इकोनॉमिक्स के, मेरे उसके से उससे ज्यादा मार्क्स थे। अच्छा। तो आई वाज सो हैप्पी कि यार जो सबसे टफ सब्जेक्ट है उसमें मैंने बेस्ट किया है, तो आगे जाके मैं कुछ तो अच्छा कर कर सकता हूँ। सकता हूँ। वहां से कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ कि यार अपन अभी हाँ, कुछ तो हाँ, करेंगे हाँ, आगे हाँ। जाके। तो जीवन में आपके लिए आपके चेतन फ्रेंड भी आपके लिए बहुत यस मददगार मैम, सिद्ध हुए। यस मैम। हमेशा हेल्प जो करते हैं किसी की, हाँ तो आपको ऊपर उठाने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। हाँ मैम, यस है हाँ, मैम, हाँ, हाँ। है। ज़िंदगी में उन्होंने भी आपको एक अच्छा हाँ, एनकरेजमेंट दी और आपका हौसला और आगे बढ़ता गया। क्योंकि यस, आपने जो सीएस करी है, वो तो आसान नहीं है। आसान नहीं है। लोग कर के छोड़ देते हैं और यस, सक्सेसफुल नहीं होते। यस मैम। बट आप सक्सेसफुल हुए, तो ये हाँ आपकी अपनी मेहनत और हिम्मत है। हाँ मैम। हाँ, एक बारी आपको किसी चीज़ में भी खुशी जब मिलती है, तो आपको अपने रास्ते खुद दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो आत्मा की जो शक्ति है, वो सामने आनी शुरू हो जाती है। मैम वो कहना, एक चिंगारी आनी चाहिए सिर्फ, आनी आनी। आग तो है अंदर। हाँ, हाँ, हाँ। बस खाली वो जलाने वाला कोई होना चाहिए बस। हाँ, हाँ, हाँ। उसमें और घी तेल डाल दो ताकि वो पूरी तरह से वो हो जाए। वो इन यस, लोगों ने काम किया, आपके हाँ, टीचर ने और आपके फ्रेंड ने। यस मैम। बहुत अच्छा। आगे की जर्नी में जैसे कि आपने 12th के बाद फिर सीधा अकाउंट्स में चले गए आप। कॉमर्स था मैम, तो मैंने बीकॉम किया। बीकॉम के साथ साथ फर्स्ट ईयर बीकॉम के साथ साथ सीए फाउंडेशन किया था। तो सीए फाउंडेशन में मैथ्स था हमारे इसमें सिलेबस में, और मेरा मैथ्स बहुत वीक था। कुछ समझ में नहीं आता था मैथ्स, वो इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्री, क्या हो रहा मैम, कुछ समझ में नहीं आता था। सर्ड्स और ऐसे ऐसे चैप्टर्स थे मैम की, और हर चैप्टर 5-5 मार्क का। अभी सब चैप्टर्स में कैसे करूं? पास होने के लिए 40 मार्क्स मतलब कम से कम 9 या 10 चैप्टर एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैं उसमें फेल हो गया। मैं अकाउंट्स में 85 आई थी आउट ऑफ 100। तो सीए फाउंडेशन में 85 लाना मैम, मतलब कोई आसान नहीं है, वो बहुत टफ है। क्योंकि लोगों के 60 भी बड़ी मुश्किल से आते हैं। आपने देखा होगा कि जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं वो कैसे ज़्यादा मार्क्स लाएंगे। तो वहाँ से थोड़ा सा बूस्ट आना शुरू हुआ। फिर मालूम पड़ा कि चलो ग्रेजुएशन कर लेंगे पहले, बीकॉम के बाद में फाउंडेशन नहीं देना पड़ेगा सीए का, डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव दे सकते हैं, इंटरमीडिएट दे सकते हैं। तो मैडम वहाँ बीकॉम में भी फर्स्ट क्लास आया था, 64% आया था। तो पापा मम्मी बहुत खुश हुए कि मेरा छोटा भाई और हम दोनों साथ में ही थे, तो हम दोनों के बीकॉम में फर्स्ट क्लास आए थे। तो वी वर सो एक्साइटेड, बहुत, मैं तो हवा में उड़ रहा था कि यार वाह मज़ा आ गया। एवरीवन, एवरी फ्रेंड्स वर सो हैप्पी, सब लोग बहुत खुश थे। मम्मी पापा तो इतने खुश थे कि वो तो कम से कम आई थिंक वो 2-3 महीने तक वो उनके उनके स्वीट्स के पैकेट ही खत्म नहीं हो रहे थे। तो इनको स्वीट्स देना, उनको स्वीट्स देना, वो तो वही कर रहे थे। तो मैम वहाँ से अच्छा लगने शुरू हुआ अंदर आपकी को। लाइफ की जो टर्निंग थी, वो वहाँ से हाँ, शुरू हो शुरू गई, हुई है मैम, ना? शुरू हुई। क्योंकि उत्साह मिलना शुरू हो गया, हाँ, तो जीवन के अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो बहुत बड़ा महत्व रखता है। चाहे आपने धीरे-धीरे करके गेन किया, बट ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके पास आया यस मैम। और आपने अपने जीवन में धीरे-धीरे सीएस भी कंप्लीट किया, हाँ, ठीक है? यस। तो अभी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आपकी जो कंसंट्रेशन बढ़ी, उसके पीछे कोई राज है? मैम कंसंट्रेशन का बड़ी, मतलब मेरे पास ऑप्शन नहीं था कुछ। अच्छा। मुझे 12th के बाद होटल मैनेजमेंट करना था। अब जब मैंने फीस देखा 3.5 लाख रुपए चाहिए वो करने के लिए, पापा को पूछा, पापा ने बोला बेटा पैसे तो नहीं है मेरे पास, तो मैंने वो जस्ट रूल्ड आउट कर दिया। दूसरा ऑप्शन, दो ऑप्शन थे, एक एमबीए करने का। एमबीए के लिए मैं कैट में अच्छा मारना, अब मेरा स्कूलिंग मैंने पढ़ा ही नहीं किया, और वहां पर मैथ्स और ग्रामर, और मैथ्स और ग्रामर तो मैं जीरो, तो मैं एमबीए का कैट भी नहीं दे सकता। दूसरा ऑप्शन बचा था सीए,
मैंने बोला यार यही मेरे लिए है, यही बचा है, यही करना है। हाँ, फिर हाँ, देखा था कि यार सब लोग 12-12 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, अपने को भी वही करना है। तो मैडम एक लाइब्रेरी थी, सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक वहीं बैठता था और पढ़ते रहता था। पढ़ते पढ़ते 3-4 5 बार 6 बार 7 बार कंटिन्यूस बैठ बैठ के, आज बैठा कल बैठ नहीं सकता था 12 घंटा। एक दिन ब्रेक करता था, फिर अगले दिन फिर से बैठता था। तो मैम वो 12 घंटा बैठ के पढ़ना आसान नहीं है मैम। मतलब एक फेलियर जो 10th में था, उसको बोलोगे कि 12 घंटा बैठना है तुझे, रोज पढ़ाई करना है, तो पॉसिबल नहीं है वो। तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं था, बोला पढ़ना ही है। तो मैंने वहां से शुरुआत करी। पापा को विश्वास नहीं था, पापा ने मना कर दिया था कि बेटा सीए तेरे लिए नहीं है, तो नहीं हो सकता पास। बोले पापा कोशिश करके देखते हैं। तो जब फर्स्ट अटेम्प्ट सीए का था मैम, तब मैं पहला ग्रुप पास हो गया। अच्छा अच्छा। तो पापा के जो बॉस थे, उनका बेटा भी सीए कर रहा था। तो पापा ने बोला था कि वो तो एक ग्रुप पास हो गया, ये क्या होता है। उसने बोला अरे यार पता नहीं, बहुत इंटेलिजेंट है ये तो, क्योंकि जो 90% मारते हैं वो पास नहीं हो पाते और तेरा बेटा पास हो गया। हाँ तो पापा को मालूम पड़ा कि कुछ तो अच्छा हो रहा है, अब हाँ इसको हाँ पढ़ने देना हाँ चाहिए। हाँ। बहुत अच्छा है आपकी, मतलब कि आपका अपना उत्साह, अपनी शक्ति और लगन, सबसे हाँ, इम्पोर्टेंट चीज़ है लगन, यस। ठीक है? और जब आपको अंदर से उत्साह मिलता है तो आत्मशक्ति जिसको बोलते हैं वो भी आपको सपोर्ट करनी शुरू कर देती है। हाँ, तो इस तरीके से आपका सीएस कंप्लीट हो गया, सीएस कंप्लीट हो गया मैम। कंप्लीट हो गया। एक्चुअली सीए इंटर क्लियर हो गया था मैम। हुँ। सीए इंटर क्लियर होने के बाद 3 साल के बाद में सीए फाइनल का अटेम्प्ट था। अब हम कर रहे थे आर्टिकलशिप। अब आर्टिकलशिप कर रहे थे तो मुझे ऐसा था कि 3 साल के बाद सीए फाइनल का अटेम्प्ट आएगा, तो 3 साल तक अगर मैंने पढ़ाई नहीं किया तो दिमाग फिर से खराब हो जाएगा। हुँ, तो मैम जो 72 आर्टिकल असिस्टेंट थे, सबके सब ने सीएस के लिए एनरोल किया। हुँ, हुँ, तो पापा बोले कि फिर से मेरे घर में सीएस की बुक्स आ गई। तो सीए के लिए इतनी सारी बुक्स थी और सीएस के लिए इतनी सारी बुक्स थी। पापा ने बोला बेटा तू कैसे पढ़ेगा ये। मैंने पापा पढ़ लूंगा मैं। तो जस्ट 1 साल 9 महीने के बाद पेपर थे और मैं सीएस इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप से पास हो गया। वेरी तो गुड। पापा ने अपने बॉस को बोला जाकर कि देख यार ये भी कुछ सर्टिफिकेट है, ये क्या है। तो उसने बोला कि तेरा बेटा मतलब कुछ तो माता जी आके बैठ गई हैं, कुछ तो हो गया है। तो ये तो मतलब इसको तू रोक मत, अब तू इसको करने दे। तो हुँ। मैम ऐसा हुआ था। और बहुत अच्छा है कि लाइफ में आप सक्सेसफुल हो गए, हाँ ठीक मैम। है? तो अभी हम ये समझना चाहते हैं कि जैसे आप लाइफ में सक्सेसफुल भी हो रहे थे, हम्म, तो आपके जीवन में ध्यान कब आया? मैम जब मैं सीएस पास हुआ था 2010 में, हुँ, उसके बाद मैंने एक कंपनी में ज्वाइन किया था। इंटरनल ऑडिटर असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट था, मैं ज्वाइन हो गया वहाँ पर। तो वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड सीए था, हितेश गांधी। उसने कहा था मुझे कि डॉक्टर स्नेह देसाई करके है, उसका सेमिनार है 2 दिन का, सैटरडे संडे का। तो वो अटेंड कर गया। मैंने भी अटेंड किया था, वो सुपर्ब है, मुझे बहुत कुछ मालूम पड़ेगा सचिन। तो मैंने बोला यार 4,000 रुपया उसका फीस है, उतना वर्थ है क्या। सुन रहा हाँ मैंने अटेंड किया है, वर्थ है। तो मैम सैटरडे संडे ऑफिस की छुट्टी थी, तो मैंने अटेंड किया। उन्होंने इंडियन टेक्निक्स क्या होती है और फॉरेन टेक्निक्स क्या होती है, उन्होंने वो पूरा पूरा समझाया कि स्पिरिचुअल रियलिटी का जो वीडियो है वो बताया, और बहुत कुछ बताया उन्होंने। और उन्होंने 20 मिनट सब लोगों, 2,000 लोग थे मैम वहाँ पे टिप टॉप प्लाजा में, थाने में 2,000 लोगों ने ध्यान किया। उसमें से 40 लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ, जिसमें मैं भी था। जी। तो मैम उसने हमें बताया कि कितने जनों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ। तो उन 20 लोगों को उसने साइड में करा और फिर बोला कि घर में फ़ोन करो और चेक करो कि ये हुआ है कि नहीं हुआ। एक्चुअली मैम जब उन्होंने ध्यान करवाया था, तो उन्होंने बोला था कि अपने बॉडी से बाहर आओ और अपने घर में जाके देखो कि क्या हो रहा है। तो मैं अपने नाभि से अपने सोल को बॉडी से बाहर निकाला और मैं अपने घर में गया। मैंने देखा मेरी मम्मी पापड़ फ्राई कर रही है और मैं वापस आ गया। फिर उसने बोला कि कन्फर्मेशन लो। तो फ़ोन ऑन करने को बोला हम 20 लोगों को, और बोला कि अब फ़ोन करके देखो कि तुमने जो देखा वो हुआ क्या। मैंने पूछा मम्मी आप क्या कर रहे थे। उन्होंने बोला बेटा मैं पापड़ फ्राई कर रही हूँ, आ जा। मैंने फ़ोन कट कर दिया। अब मैंने बोला यार ये हो क्या रहा है। तो यार ये मतलब मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मैंने मैंने पहली बार, मैडम जब 10th में थे, तब एक मेरा फ्रेंड है आदर्श द्विवेदी, उसका एक फ्रेंड था।
उसने मेडिटेशन रोज करता था। और आदर्श को मैं पूछती थी मेडिटेशन होता क्या है यार, तो सचिन योगा वोगा करने के बाद एकदम लास्ट स्टेजेस में मेडिटेशन करते हैं। तो मैंने फर्स्ट टाइम मेडिटेशन ध्यान क्या होता है मैंने सुना था, मैंने बोला सबसे लास्ट में करते होंगे तो जब बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे, अभी थोड़ी ना करना है वो। तो जब मैम ये 2010 में जब पहली बार मेडिटेशन किया तो मैंने बोला यार इसके 2 दिन में इसने क्या सिखाया वो तो करना नहीं है, ये तो रोज करना है मुझे। फिर उसने एक और चीज बोली, डॉक्टर स्नेह देसाई ने, उन्होंने ये कहा कि अगर किसी पिरामिड के अंदर बैठ के ध्यान करें तो 3 टाइम्स मोर पावरफुल। अब मैं वो तो मेरे दिमाग में छप गया, पिरामिड पिरामिड, फिर पिरामिड कैसा होता है, उन्होंने वो स्पिरिचुअल रियलिटी का जो वीडियो उसने बताया कि ऐसा ऐसा पिरामिड होता है, ये किंग चैम्बर होता है, ये क्वीन चैम्बर होता है, ऐसा उन्होंने पूरा बताया। आई वॉज सो एक्साइटेड। अब मैं जब घर पे आया वहां से मैं पिरामिड ढूंढने लगा कि पिरामिड कहाँ ढूंढूं, क्या होता है पिरामिड। तो मैं हाईवे में जॉगिंग करता था मैं सुबह सुबह, तो मैं हाईवे में देखता था कि कहाँ पिरामिड है यार, कहाँ है। तो हाईवे में हमारे जो वेस्ट पे एक्सप्रेस हाईवे है वहाँ पे सरदार तारा सिंह पार्क है मैम। तो मैं वहाँ बैठ के ध्यान करता था, एक स्क्वायर सा जगह था, मैं वहाँ बैठ के ध्यान करता था। तो मैं ऑडिटर था, मैं कभी कभी हमें बाहर भेजते थे ऑडिट करने के लिए, तो वहाँ से मैं 3 महीने के बाद वापस आता था, फिर से वहाँ बैठ के ध्यान करता था। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर तो कुछ बन रहा है, मैं यार यहाँ बन रहा है, मैं कहाँ बैठ के ध्यान करूँगा। फिर 3 महीने के बाद फिर से मैं वहाँ पे आया, मैंने देखा कि यार ये तो पिरामिड बन गया यहाँ पे। तो मैं आई वॉज सो एक्साइटेड कि यार जो मैं सोच रहा था, जो मुझे चाहिए था, वो मेरे घर के इतनी पास है। तो आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज सो एक्साइटेड। अब मैम जब सुबह सुबह मैं पिरामिड में जाता था तो पिरामिड में लॉक लगा होता था। अब मैं बोलूँ यार अब इसकी चाबी किसके पास है, तो मैं वहाँ पे पार्क में सुबह सुबह तो मैम कोई लोग होते ही नहीं है, तब मैं वहाँ पे वॉचमैन को पूछता था इसकी चाबी किसके पास है। तो वॉचमैन बोलता था कि एक आदमी है बुढ़ा सा, वो झोपड़ी में रहता है, उसके पास जाओ करके। मैं उसके पास गया, उसको पूछा, उसने मुझे कहा कि वाशी से एक पर्सन आते हैं, उसके पास चाबी है, उसका फोन नंबर ले लो। अब मैंने वो नंबर सेव किया, राम बाबू नाम था उनका, उनको मैंने फोन किया। मैडम वो टाइम पर ना मैं बहुत स्टैमरिंग करता, मैं बहुत हकलाता था। मैंने उनको हकलाते हुए फ़ोन किया, मैं सचिन शर्मा करके मैं हूँ करके, मैंने उनको ऐसा हकलाते मैंने बात किया, मुझे ध्यान करना है, आप कब आ रहे हो करके। उसने बोला मैं कल आता हूँ सुबह 6 बजे। और कल तो मैम नहीं आया, फिर तो मैं 2-3 हफ्ते के बाद आया वहाँ पर। और मैंने देखा कि एक पर्सन वहाँ बैठे हुए हैं और वो और कोई था नहीं, तो मैं गया अंदर पिरामिड में और बैठ के ध्यान किया मैंने। तो काफ़ी टाइम तक वहाँ पे कोई आता नहीं था, क्लीन नहीं रहता था। तो बस भगवान जी से बोलता था कि यार ऐसा कोई हो, क्योंकि मैम हम तो साफ नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है, ऑफिस जाना है, ट्रेन, आपको तो मुंबई की लाइफ पता ही है मैम, बोल लो सुबह सुबह लोकल ट्रेन, शाम को लोकल ट्रेन से आना जाना। तो मैं बोलता था कोई ऐसा पर्सन आए जो ऐसा इसको मेंटेन ढंग से करे। तो भगवान जी ने राम बाबू को भेज दिया वहाँ पे। वो झाड़ू लगाते थे, पोछा लगाते थे, साफ करते थे उस चीज़ को और पूरा मेंटेन करते थे। हम वहाँ जाते थे, बैठते थे, ध्यान करते थे और वापस आ जाते थे। दिस इज हाउ मेरा ध्यान चला शुरू मैम, हुआ। ध्यान शुरू हो गया। ध्यान शुरू करने के लिए बेसिकली आपके पास कोई वजह नहीं थी, जस्ट आपको सपोर्ट मिली ऑफिस से और आपने नई चीज़ सीखने के लिए तैयार हो गए। तो जब आपने ये सीख लिया तो क्या आपके परिवार वालों से आपको सपोर्ट मिली, नहीं आपके मिला, माता पिता से या और ब्रदर से? मना किया था सबने कि ये मत कर। उनको मम्मी को ऐसा लगता था कि जो ध्यान करता है वो हिमालय चला जाता है। और मम्मी के लिए मैं तो काफ़ी अच्छा लड़का था, मैं पढ़ाई वढ़ाई करता था, तो फ्यूचर जनरेटेड इनकम एफएमपी था मैं तो। अगर मैं हिमालय चला गया तो मम्मी का तो लॉस हो जाएगा। तो वो चाहती थी कि मैं मतलब प्यार करती थी मुझसे, इसीलिए वो बोलती थी कि यार तू ये सब ध्यान व्यान मत कर तू, और ध्यान तो बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं, तू थोड़ी ना ध्यान के लिए बना है, हम तो भाई काम वाम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए बने हैं। तो मतलब वो थोड़ा स्टार्टिंग में अगेंस्ट थी इस चीज़ के लिए। बट आप करते रहे। मैं करता था मैम, मैं करता था, पिरामिड जाता था मैं और आँख बंद करके बैठता था। आपको सचिन जी, जो आपने ध्यान करना शुरू किया, ठीक है, उस दिन के बाद से लाइफ की ट्रैक में कोई डिफरेंस आया? अरे बहुत मैम, बहुत डिफरेंस।
मतलब ध्यान, जब जब मैं ध्यान करता था तब बहुत कुछ चेंजेस होते गए। मेरे पास वर्ड्स नहीं है वो चेंजेस एक्सप्लेन करने के लिए। बहुत सारे चेंजेस हुए थे। मैं ये बोल सकता हूँ कि 2012 से पहले मेरे जो दोस्त थे और आज मेरे वो वाले एक भी दोस्त नहीं है मैम, एक भी दोस्त नहीं है। फ्रेंड्स का झुंड हुआ करता था आसपास में, मतलब हर टाइम 25-30 लोगों के ग्रुप में ही रहता था मैं। इतने सारे दोस्त थे, वो कहाँ गए हैं, क्या हुआ है, वो डिसअपियर हो गए हैं मैम। आपके जीवन में जो ये दोस्त थे, हाँ आपसे मिलते थे, आप उनके साथ उठते बैठते थे, तो हमें अपने दोस्तों से, मित्रों से कुछ अच्छी आदतें भी मिलती हैं और कुछ बुरी आदतें भी मिलती हैं। यस मैम। तो आपके जीवन के अंदर भी ऐसा कुछ हुआ? हाँ मैम, मुझे पता था कि मेरा दिमाग कमज़ोर है, तो दारू पिएंगे तो दिमाग और कमज़ोर होगा, सिगरेट पिएंगे तो दिमाग और कमज़ोर होगा। तो मुझे मालूम था कि जितना भी अवेलेबल दिमाग है अपने को उसमें से कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि डैडी ड्राइवर थे, मम्मी हाउसवाइफ थी, कुछ पैसा वैसा ज़्यादा नहीं था। तो मुझे मालूम पड़ गया कि हम लोग गरीब हैं, जो कुछ भी कर रहा है वो मुझे करना है। तो मुझे और जितना अवेलेबल दिमाग है उसको ऑप्टिमम यूज़ करके काम करना है। तो मैंने वो सब कुछ कभी हाथ में लिया ही नहीं, हम्म। कि मुझे मालूम था अगर ये करूँगा तो मेरा सत्यानाश होने वाला है। और बहुत सारे फ्रेंड्स जो लोग सामने से बोलते थे एक सिप तो मार के देख सिगरेट का, मैंने बोला भाई साहब मुझे हाथ ही नहीं लगाना है, आप पियो, आप खुश रहो इस चीज़ में। तो आपको नॉन-वेज अरे कब एकदम। आदत पड़ी? नॉन वेज मैम डैडी ने फर्स्ट टाइम खिलाया था, आई थिंक जब मैं 7th में था, मेरा भाई 6th में था। तो पापा ने फर्स्ट टाइम नॉन वेज खिलाया था। तो पापा ने बोला, मैंने पूछा पापा ये क्या है, पहली बार आया था। पापा ने बोला बेटा चिकन बोलते हैं उसको। मैंने बोला पापा ये खा सकते हैं क्या? बोला हाँ खाते हैं, बट सब लोग खाते हैं। तो मैंने जब मैंने चिकन का जब मैंने पीस मुंह में रखा था तो वो मेरे गले के अंदर जा नहीं रहा था। आई थिंक मैंने 55 मिनट्स तक मैंने उसको चबाया था, वो अंदर नहीं जा रहा था। तो मैंने पापा को बोला पापा वो अंदर जा क्यों नहीं रहा है मेरे? तो बोला जाएगा। 50 मिनट हो गए हैं, ब्राउन कलर का था व्हाइट कलर का हो गया है, और कितना चबाना है इसको, च्युइंगम जैसा लग रहा है मुझे, ये क्या करूं? मैंने उसको फेंक दिया, थूक दिया मैंने उसको, कि वो अंदर जा ही नहीं रहा था। फिर सेकंड जब बाइट खाया मैम, तब वो कुछ 10 मिनट के बाद वो पहली बार अंदर गया। जब मैंने नॉनवेज छोड़ा तब मैं विजुअलाइज कर रहा था कि मैंने जब फर्स्ट टाइम ये खाया था तो मेरा बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था अंदर से, तो वो मेरे लिए नहीं था। तो मैंने जो किया वो मैंने रॉन्ग किया था, डैडी को मालूम नहीं था। तो ऐसा था मैम। सचिन जी, जैसे कि आपने एक्सेप्ट किया कि आप नॉन-वेज खाते थे, ठीक है? तो आपका ये नॉन-वेज छूटा कब? 2013 एंडिंग में। एंडिंग में। उसके पीछे कुछ राज है। राज नहीं है, आपके अंदर से अंदर इंट्यूशन से है, आया कि मेरे लिए नहीं है ये। ठीक है। तो आपने जैसे 2010 से ध्यान शुरू किया और आप उसको धीरे-धीरे कंटिन्यू करते-करते 2012 तक, तो आपके जीवन के अंदर गृहस्थ जीवन का पड़ाव कब आया? 2009 में शादी हुई थी। 2009 में? हाँ, अच्छा, आप 2010 में आप मेडिटेशन में आए मेडिटेशन में आया, और 2009 में आपकी शादी हो शादी हो चुकी गई थी। थी। तो लाइफ कैसी रही आपकी? लाइफ मैम शादी में मैंने झूठ बोला था कि मैं वेजिटेरियन हूँ। हम लोग ब्राह्मण से हैं मैम, भारद्वाज ब्राह्मण है हम। तो उसकी मम्मी ने भारद्वाज ब्राह्मण देख के शादी कराई थी। मैंने कुछ बोला नहीं था कि मैं नॉनवेज खाता हूँ करके, अगर मैं बोलता तो वो लोग शादी नहीं करते मुझसे। जो रिश्ता झूठ से शुरुआत होती है मैम, वो आगे नहीं जाती है। और जैसे जैसे आगे गए मैम, उसको मेरी वाइफ जो थी ना मैम, उसको ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। कहते हैं ना पति के पाप की सजा उसकी बीवी को मिलती है, तो मैम सब कुछ उसी को मिल रहा था। सचिन जी, जैसा कि आप बता रहे हैं, आप तो कन्फेस कर रहे हैं कि जब भी हम कुछ लाइफ में ऐसा काम होता है, तो कहीं न कहीं हमारे इर्द-गिर्द जो भी लोग होते हैं, उनको भी एनर्जीज़ का इफ़ेक्ट आता है।
तो क्या आप तब ध्यान करते थे? यस मैम, ध्यान करता था। तो आपके अंदर से कभी आवाज़ आई कि ये जो मैं खा रहा हूँ, दिस इज़ रॉन्ग? नहीं मैम, नहीं वो टाइम आई? में नहीं मालूम पड़ा। ओके, इट्स ऑलराइट। जब आप ध्यान करते थे, तो क्या आपकी पत्नी भी ध्यान करती थी? नहीं, उसको इसमें इंटरेस्ट था या बिल्कुल नहीं, आप अगेंस्ट थी? मैम मुझे समझाना नहीं आया उसको। मुझे अच्छा। रियलाइज़ ही मुझे कैसे समझाना है मुझे वो ही नहीं पता था कि मैं दूसरों को ध्यान कैसे समझाऊँ। हुँ, हुँ। क्योंकि मुझे ये ऐसा लगा कि स्नेह देसाई जो डॉक्टर है, वो इतने बड़े लेवल का है, वो ही ध्यान सिखा सकता है। और कोई उसको तो बहुत साल लगेंगे किसी को सिखाने के लिए। तो मैंने कभी किसी को ध्यान सिखाया ही नहीं, कि ना किसी को बोला कि कैसे करना है हुँ, आपको। हुँ। तो उन्होंने ध्यान शुरू नहीं किया और पता ही नहीं समझ था मैम, मालूम ही आपने नहीं था। बताया भी नहीं और मैंने उनको समझ बताया भी नहीं और उसने किया भी नहीं। किया भी नहीं है। तो आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्या था? टर्निंग पॉइंट वाज़ उसने मुझे जब डिवोर्स दिया, हुँ, हुँ। जब वो मुझे छोड़ के गई, मैम लाइफ में सबसे बेस्ट फ्रेंड जो आपको छोड़ के जाता है, तब आपको एक ऐसा लगता है कि एक्चुअली क्या है ना मैम, कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप होता है ना, वो जब खत्म होता है ना मैम, तो उसमें क्या होता है कि लोगों को मालूम नहीं होता है, और जो फैमिली हो गई, सब फ्रेंड्स हो गए, सबको पता नहीं होता कि इनका ब्रेकअप हुआ है करके। तो शादी के बाद मैम जब ब्रेकअप हुआ, तब मैं ऐसा था कि मेरा जो वर्ल्ड है, वो मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिलीज इनके साथ है। अब कोई पूछेगा तो मैं क्या बोलूँगा कि क्या हुआ है? हुँ, हुँ। और आई वाज़ सो शॉक्ड कि ऐसा कभी किसी के साथ हुआ हो मैंने देखा ही नहीं। तो मैंने बोला कि यार अब मैं क्या करूँ? ये क्या कैसे फेस करूँ मैं? मुझे सुसाइड करना है, मुझे नहीं ज़िंदा रहना। तो 2012 एंड में ऐसा था कि मुझे नहीं ज़िंदा रहना, बस सुसाइड करना ही है मुझे, नहीं ज़िंदा रहना। तो मैं वो मिशन पे चला गया था। फिर टर्निंग पॉइंट वाज़ राम बाबू और उनकी वाइफ़ माधुरी मैडम। माधुरी मैडम ने बहुत हेल्प किया। मतलब मैं तो उनको मेरा कोई भगवान जी, देवी जी कोई आ गए हैं यहाँ पर। उन्होंने मुझे बोला कि अरे तू कितना अच्छा दिखता है। मैं तू मुझे बोल, मैं लाइन लगाऊँगी लड़कियों की तेरे लिए। तू कोई टेंशन मत ले। बट मैम वो मुझे तो वही चाहिए थी। मैंने बोला कि ऐसा कुछ करूँ कि वो वापस आ जाए। पत्री जी जब मिले, आपकी लाइफ में पत्री जी कब आए? पत्री जी आए थे 2013 में। तो आप इस पीरियड में भी ध्यान करते रहे कि ध्यान छूट हाँ, गया आपका? नहीं ध्यान करता था। माधुरी मैडम बिठाती थी ध्यान के लिए। लेकिन जब ध्यान आँखें बंद करता था तो वही दिखती थी। हुँ, उसका ही फ़ोटो सामने आता था और आँखों से आँसू आते थे, रोते रहता था। हुँ, हुँ, ये कम कम से कम 6 महीना 8 महीना यही हो रहा था। तो मैंने माधुरी मैम को बोला कि मैम मैं क्या करूँ? एक उसने बोला कुछ नहीं, जो हो रहा है वो जाने दो। वो निकल रहा है बाहर, उसको निकालने दो। हुँ, हुँ, तो मैम कोई ऐसा जब कोई बोलता है ना मैम, तो थोड़ा अच्छा लगता है कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है करके। हुँ, हुँ, तो फिर ऐसा चलते रहा। तो डॉक्टर स्नेह ने जब मेडिटेशन सिखाया था, तो उसने कहा था कि आपको कोई गुरु की ज़रूरत ही नहीं है ध्यान करने में। आपको तो सिर्फ़ साँसों पे ध्यान रखना है, पिरामिड के अंदर बैठना है। राम बाबू और माधुरी मैम तो सिर्फ़ मेरे क्वेश्चंस का आंसर देते थे। मुझे तो और किसी की ज़रूरत ही नहीं थी। तो जब पत्री जी पहली बार पिरामिड में आए थे ध्यान सिखाने के लिए, तब राम बाबू ने मुझे बोला कि पत्री जी आ रहे हैं, तुम्हें ध्यान करने आना है संडे को। मैंने बोला मैं क्यों जाऊँ? बाबा बाबा के पास में क्या क्यों जाऊँ मैं? जब क्या सिखाएँगे? वो आँख बंद करके ध्यान करना ही बोलेंगे ना, वो तो मैं कर ही रहा हूँ। तो किसी के साथ बैठ के मैं क्यों करूँ ध्यान? अब राम बाबू को बहुत टेंशन कि इस गधे को मैं समझाऊँ कैसे अब? तो राम बाबू ने बोला कि क्योंकि मैं तो राम बाबू को बहुत, मेरे लिए सबसे बड़ा आदमी राम बाबू और उनकी वाइफ माधुरी मैडम, उनसे बड़ा और कोई नहीं था। तो राम बाबू ने मुझे ये बोला कि अगर तुझे लगता है कि मैं 2% हूँ, तो वो जो आ रहा है वो 100% है। मैंने बोला कि यार ये आदमी अपने आप को क्यों गिराएगा? और कोई किसी के बारे में तारीफ करने के लिए खुद को कोई क्यों गिराएगा? और इतना सारा नॉलेज है इनके पास और ये ऐसा बोल रहा है। मतलब जो आ रहा है वो बड़ा बहुत टफ और बहुत पोंचा वाला आदमी है। उसने बताया कि वो बांसुरी बजाएँगे और तुमको बैठ के ध्यान करना है और उनके बांसुरी में बहुत पावर है। तो मैंने जैसे ये सुना और आ गया मैम।
आधे घंटे पहले ही आ गया था, कोई नहीं था पिरामिड में। पत्री सर आने से पहले सबसे फर्स्ट पर्सन मैं ही था जो आके बैठा। पत्री सर आए और उन्होंने ध्यान करवाना शुरू किया। तो मैडम, आपको तो पता ही है, फिर तो मैं कौन राम बाबू और कौन माधुरी फिर तो हम पत्री जी के पीछे पागल हो गए। फर्स्ट इंस्टेंस लव, लव, फर्स्ट साइट में लव हो गया। अरे क्या मतलब, क्या क्या बोलूं मैं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है उनके लिए कुछ बोलने के लिए। वो तो उनके जैसा कोई नहीं है मैम, कोई नहीं है उनके तो जैसा। आपका जो पहला ये अनुभव था उनकी आह, प्रेजेंस का, हम आह, उसके बारे में कुछ जान सकते हैं? पहला अनुभव उन्होंने जब आंख बंद करा के बांसुरी बजाई थी मैम, उसके में ये जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस मैंने देखा था मैम, ये तो मैं धरती के नीचे क्या है, वो कौन सा मिनरल्स हैं, वहां घूम रहा हूँ। पानी के नीचे जा रहा हूँ, आसमान में उड़ रहा हूँ, सब गैलेक्सी में जा रहा हूँ, और मिल्की वे के अंदर जो घूमना है वो सब घूम रहा हूँ। मतलब मैम, जो स्नेह देसाई ने 20 मिनट में जस्ट एक झलक दिखाई थी, इन्होंने वो 40 मिनट्स के ध्यान में जाने क्या क्या करवा दिया था मैम। तो मैंने देखा, सर ये क्या करा रहे हो ये क्या हो रहा है मेरे साथ। हम्म, मेरे में मालूम पड़ गया था मुझे कि ये बहुत ग्रेट पर्सन है। मैं बहुत छोटा सा पर्सन हूँ, मुझे मालूम था कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो पत्री जी जब आते थे, वो सबसे बात करते थे मैम। वो मुझसे पूछते थे और मैं छुपता था कि मैं क्या बोलूंगा, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता है, मैं क्या बात करूंगा, सर से कुछ पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगा। हम्म। तो ऐसे ये सिलसिला चला मैम। फिर उन्होंने बहुत पकड़ पकड़ के पूछना शुरू किया, तो मैंने उनको बताया कि ये सब कुछ हुआ है। और हाँ, तो बताइए ना, हल्का सा हमें भी बताइए, थोड़ा सा ये अनुभव ही जानना चाहते हैं हम। वो वो बताते थे कि ध्यान में क्या हो रहा है वो बताओ करके। और जब मैं बताता था तब वो हंसते थे कि सर ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ सर, स्कूल एक में। एक अनुभव हमें जब भी मैं बताइए सर ना। को जब सर बोलते थे कि तुम क्यों ध्यान कर रहे हो, मैंने कहा सर ध्यान इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे समझ में आ रहा है कि हम धरती के ऊपर रह रहे हैं, धरती के अंदर नहीं रह रहे हैं। ये ध्यान करके मालूम पड़ा, क्योंकि स्कूल में जब मैंने टीचर को पूछा था तो उसने तो मुझे बाहर भगा दिया था। जब मैंने उनको सवाल पूछा था कि मैडम हम धरती के ऊपर रहते हैं कि अंदर रहते हैं, और सर ध्यान करके मैं तो आपसे पूछा ही नहीं और मुझे ऐसे ही मालूम पड़ गया कि धरती के हम ऊपर रहते हैं करके। तो सर इतना हंस रहे थे, इतना हंस रहे थे वो। और उन्होंने मेरे पास्ट के बारे में पूछा, और वो उसके बाद भी वो इतना हंस रहे थे। ही वाज, वो इतना हंस रहे थे। और मतलब वहां पे शीला मेहता और अवनी मैम और बड़े बड़े लोग थे, और सब लोग मुझे बोल रहे थे कि सर कभी किसी का एक्सपीरियंस सुन के हंसते नहीं है, ये पहली बार हम देख रहे हैं कि सर हंस रहे हैं इतना। हम्म। तो फिर सर मुझे कभी छोड़ा ही नहीं। उन्होंने बोला कि अगली बार मैं कभी भी मुंबई आऊं तो तू मेरे साथ ही बैठेगा। तो फिर मैम 2013 के बाद तो हर 3 महीने में सर मुंबई आने लगे। फिर मुंबई के पास एक और जगह है सफाले। सफाले में भी 50 बाय 50 का पिरामिड है। वहां पर तो मैम चीकू के पेड़, आम के पेड़ और पूरा बाग और जने मैम, उसके बीच में पिरामिड बना हुआ। और वो चीकू खा खा के आराम से ध्यान करो, और हाथ से चीकू तोड़ो और खाओ और ध्यान करो। मैंने बोला यार ये क्या क्या हो रहा है लाइफ में। और ध्यान, क्या क्या एक्सपीरियंस बोलो मैं आपको। पत्री सर जो दाल बनाते थे, तूर की दाल बनाते थे, वो उनके छोटे से कटोरे में, वो कुकर में बनाते थे वो। और छोटे से कुकर में 40 जनों को ध्यान दाल परोसते थे, उनका कुकर की दाल खत्म नहीं होती थी। मैं ईगर था कि यार इनकी कुकर की दाल खत्म क्यों नहीं हो रही है। और मांगता था तो और निकलती निकलती जाती थी उसके अंदर से। हाँ। तो आपकी जो एक अपनी पर्सनल जो टेंशन चल रही थी 2012 के बाद, उस टेंशन का, उस समस्या का समाधान? मैंने पत्री सर को पूछा था, सर वो वापस आएगी क्या। पत्री सर बोला गोली मार उसको यार, लड़कियों की कमी है क्या वर्ल्ड में, एक जाती है दूसरी आती है, तो क्यों टेंशन ले रहा है। मैं बोला यार इतना बड़ा मास्टर है वो ऐसा बात कर रहा है। अब मेरे को वो चीज को एक्सेप्ट करना नहीं हुआ मुझे। मैं बोला यार ये ऐसा बोल रहे हैं मतलब वो नहीं आने वाली, अब हट जा वहां से, अब तो भूल जा उस चीज को। फिर वहां से मैंने भूलना शुरू किया, क्योंकि अब मुझे कन्फर्मेशन था कि वो वापस नहीं आने वाली है। फिर मैंने वहां से मैम ध्यान करना शुरू किया, और पत्री सर जो बोलते थे वो करता गया, नॉन वेज छूटता गया, सब
ध्यान में, और मैम एक अलग ही प्रोडक्ट बन गया, मैं कुछ अलग ही बन गया मैं। और आपका अपना जो मतलब आप जॉब कर रहे थे वो जॉब चल कर रहा रही था, थी, वो वो चल रहा चलती था। रही चलती रही। हाँ हाँ। तो सचिन जी, जैसा कि ये सब अभी हमें आपका पति जी के साथ मिलना भी हो गया, बहुत सी ऐसी यात्राएं भी होंगी पति जी के साथ आपकी, और भी बहुत यादें होंगी। तो हम आपसे और आगे और अधिक सुनेंगे इन सब के बारे में, श्योर। क्योंकि हम भी क्रेजी हो रहे हैं आपकी इस यात्रा में साथ आगे बढ़ने के लिए। तो तब क्योंकि इतना कुछ है आपके पास, और जब आप इतने सालों से पति जी के साथ रहे और मिलते रहे और आपको समझ आनी शुरू हो गई, तो हम और जानेंगे। तब तक के लिए थोड़ा-सा ब्रेक चाहते हैं, आपसे आज्ञा। थैंक यू। अगले पार्ट में हम फिर मिलेंगे आपसे और समझेंगे। थैंक यू मैम, थैंक 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 यू। यू। दोस्तों, सचिन जी के जो भी अनुभव थे अब तक के हमने सुने। जीवन के अंदर संघर्ष भी, चैलेंजेस भी आए, और कैसे ध्यान के माध्यम से उन्होंने समझा। अभी बहुत कुछ और है जानने के लिए। हमारे साथ बने रहिए। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे सचिन जी के साथ। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हरि का द्वार और ऋषि का द्वार। हरि का द्वार मतलब अपना फिजिकल बॉडी में जो एंजॉयमेंट है वो हरि का द्वार। ऋषि का द्वार मतलब अगर सोल आत्मा के साथ आपको कुछ चाहिए तो ऋषि का द्वार। ब्रह्म ऋषि ऋषि के द्वार में मिलेंगे आपको, तो वो ऋषि के द्वार में थे। जब ट्रेन से गए थे मैम, तब हरिद्वार में 95% ट्रेन खाली हो गई थी। ऋषिकेश में खाली 5% लोग ही आते हैं। तब मुझे पता चला कि हरि का द्वार और ऋषि का द्वार में क्या फर्क है।